नमस्कार मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि सर्दी बहुत है किंतु आपकी यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जिन बिंदुओं से प्रश्न बन सकते हैं या जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं के विषय में हम आपके समक्ष रख रहे हैं। जहां से अधिक प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि हमने उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र और आभ्यंतर प्रयत्नों के विषय में अध्ययन कर लिया था, तो आज हम लोग अपना अगला जो हमारा प्रकरण है या बिंदु है वो है संज्ञाएं। संज्ञाएं एवं परिभाषा। संज्ञाएं एवं परिभाषा। मित्रों, यूपी टेट में संज्ञाओं से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है और अष्टाध्यायी में उन्होंने बहुत सारी संज्ञाओं के विषय में वर्णन किया है। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं आज हम लोग उनके विषय में चर्चा करेंगे। और अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो है हमारा वृद्धि रादैच, जो कि वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है। तो हम आज सर्वप्रथम अपनी वृद्धि संज्ञा, जो हमारी वृद्धि संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा, और इसका जो सूत्र है वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच। तो आज का वीडियो हम मित्रों यहीं से आरंभ करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा वृद्धि संज्ञा है वो किन किन स्वरों या वर्णों की होती है, तथा जो वृद्धि संज्ञक सूत्र हमारा है वो है वृद्धि रादैच। तो मित्रों हम जानते हैं कि वृद्धि संज्ञा किन वर्णों की होती है और वृद्धि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सूत्र का संधि विच्छेद करते हैं। तो हम इसको करते हैं मित्रों, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिलता है वृद्धि। जो रा है हमारा उसका विसर्ग हो जाता है तो वृद्धि। फिर हमारा जो बचता है वो है आत और एच, आत और एच। तो जो हमारा आत और एच है इसमें त और च जो दिया गया है मित्रों ये हलंत्य वर्ण है। तो हलंत्य वर्ण इसका लोप हो जाता है और हमारे पास जो वर्ण बचेंगे वो है आ, ऐ और औ। क्योंकि जो हमारा एच दिया है ये हमारा एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत दो स्वर आते हैं हमारे, वो है अ और औ। और आज के अंतर्गत हमारा आता है दीर्घ आ, अर्थात आ, अ, औ। इन तीनों स्वरों की मित्रों वृद्धि संज्ञा होती है। जैसा कि सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है कि वृद्धि रादैच। तो वृद्धि को हमने यहाँ निकाल लिया, रा का हम विसर्ग कर देते हैं। फिर हमारे पास जो बचता है मित्रों वो होता है आत और एच। तो आत का दीर्घ आ और एच प्रत्याहार के जो दो स्वर हैं वो है अ और औ। तो हम जानते हैं मित्रों कि जो हमारे तीन स्वर हैं आ, अ, औ, इन तीनों स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो अगली संज्ञा हम पढ़ते हैं मित्रों। जैसे हमने वृद्धि संज्ञा के विषय में जाना वैसे ही हम अगली संज्ञा के विषय में जानते हैं। तो जो हमारी अगली संज्ञा है वो है हमारी गुण संज्ञा, गुण संज्ञा। और गुण संज्ञा का सूत्र जो है वो है अदेंग, अदेंग गुणा, अदेंग गुणा। तो इसको भी हम जानते हैं कि जो हमारा गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है वो हमारा होता है अदेंग गुणा। अब जिस प्रकार हमने ये जाना कि वृद्धि संज्ञा किन किन वर्णों की होती है और कितने वर्णों की होती है, तो वृद्धि संज्ञा तीन स्वरों की होती है, आ, ऐ और औ। तो तीन स्वरों की वृद्धि संज्ञा थी। तो मित्रों इसको भी जानते हैं कि गुण संज्ञा किन किन स्वरों की होती है। तो हम इसका भी संधि विच्छेद करते हैं तो हम पाते हैं अत, एंग, अत, एंग, गुणा। तो मित्रों हमने यहां देखा कि हमने इसको जब संधि विच्छेद करके लिखा है तो हमारा आया अत, एंग, गुणा। तो अत का
इसमें भी मित्रों ता जो हमारा है वो हलंत वर्ण है, इसका लोप हो जाएगा तो हमारे पास जो स्वर बचेगा वो है अ। अब एंग भी हमारा प्रत्याहार है, तो एंग प्रत्याहार में जो हमारे दो स्वर आते हैं वो है ए और ओ, ए और ओ। तो मित्रों अ, ए, ओ जो हमारे तीन स्वर है, इन तीन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। अर्थात जब अगर प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि गुण संज्ञा कितने स्वरों की होती है, तो तीन स्वरों की होती है। किन किन स्वरों की होती है? अ, ए, ओ होती है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि किस ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी गुण संज्ञा नहीं होती है, तो इन तीनों के अतिरिक्त वहां एक अन्य भी कोई स्वर दिया गया होगा। तो यदि आप जानते रहेंगे मित्रों कि अध्ययन गुणा हमारा जो सूत्र है और उससे जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे सामने निकल के आता है अ, ए, ओ, अर्थात तीन स्वरों की जो गुण संज्ञा होती है वो अ, ए, ओ है। तो आप सरलता से उस चीज को जान सकते हैं मित्रों। तो हमने जाना कि जो हमारी गुण संज्ञा है वो भी तीन स्वरों की होती है और वो है अ, ए, ओ। अब अगली संज्ञा के विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो अगली संज्ञा है हमारी संप्रसारण, संप्रसारण संज्ञा, संप्रसारण संज्ञा। साथ ही मित्रों संज्ञाओं के विषय में तो आप जानते ही रहिएगा, किंतु जो हम इन संज्ञाओं के सूत्र लिखा रहे हैं उन सूत्रों को भी आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रश्न हमारा दिया जाता है उसमें उस सूत्र को आधा लिखते हैं और आधा छोड़ देते हैं। यदि आपको उस सूत्र को पूरा मालूम होता है तो आप उसको सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। तो हम इसका भी सूत्र देखते हैं मित्रों। जो हमारा संप्रसारण संज्ञा है उसका सूत्र होता है इग्यडः, इग्यडः संप्रसारणम्, इग्यडः संप्रसारणम्। अब मित्रों हम इस सूत्र को भी समझते हैं। जो हमारी संप्रसारण संज्ञा है वो किस प्रकार से क्या कार्य करती है। तो जिसमें सबसे पहले दिया है इक, इक जो कि हमारा प्रत्याहार है। आगे दिया है यड़, ये भी हमारा प्रत्याहार है। तो मित्रों अभी तक आप लोगों ने जैसे यड़ संधि पढ़ी है, तो यड़ संधि का सूत्र जो होता है वो है इको यड़चि। इको यड़चि जो सूत्र होता है वो हमारा क्या करता है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी स्वर या वर्ण आते हैं उनके स्थान पर वो यड़ को आदेश करता है। लेकिन जो हमारी संप्रसारण संज्ञा होती है उसमें मित्रों क्या होता है कि यड़ के स्थान पर हम इक का आदेश करते हैं। अर्थात जो कि हमारी यड़ संधि में इक के स्थान पर यड़ को आदेश किया जा रहा था, तो हम संप्रसारण संज्ञा में यड़ के स्थान पर इक का आदेश करते हैं। जैसे हमारे यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो है य, व, र और ल, य, व, र और ल। और इक प्रत्याहार में जो हमारे वर्ण आते हैं वो है ई, उ, रे और र। तो मित्रों यड़ संधि में एक के स्थान पर यड़ आदेश हो रहा था, किंतु संप्रसारण संज्ञा में हम क्या करते हैं, यड़ के स्थान पर इक अर्थात य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर रे और ला के स्थान पर र का हो जाना ही संप्रसारण संज्ञा कहलाती है। तो अब मित्रों हम लोगों ने संप्रसारण संज्ञा के विषय में जाना। अब हम लोग अपनी अगली संज्ञा की ओर बढ़ते हैं जो कि होती है हमारी संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा, इसके सूत्र के विषय में भी हम जानते हैं मित्रों। हमारे जो संयोग संज्ञा का सूत्र है वो है हलो, हलो अनंतरा, हलो अनंतरा संयोगः, हलो अनंतराः संयोगः। अब हल से तात्पर्य मित्रों आप सभी लोग जानते होंगे, जैसा हमने अपने दूसरे वीडियो में बताया था कि हल अर्थात व्यंजन, व्यंजन। तो व्यंजन के अनंतर अर्थात व्यंजनों के बीच में किसी भी स्वर से किसी भी प्रकार का व्यवधान न होना ही संयोग संज्ञा कहलाती है।
अब उसको भी हम जान लेते हैं मित्रों कि हलों के बीच स्वरों का व्यवधान किस प्रकार नहीं होता है। तो हमें एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, जैसे महात्म्य। महात्म्य। अब मित्रों हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तो हम पाते हैं म, अ, ह, आ, त, म और या, फिर अ। तो मित्रों जैसा कि हमने देखा कि हलों के बीच में स्वरों का व्यवधान न होना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो म हल दिया है और उसके पश्चात जो ह हल दिया है, अर्थात ह जो हमारा व्यंजन वर्ण है, इन दोनों के बीच अ जो हमारा स्वर आ गया है, इस स्वर ने आकर यहाँ व्यवधान डाल दिया है, तो इन दोनों व्यंजनों की संयोग संज्ञा नहीं होगी। ऐसे ही हम देखते हैं कि ह के और त के बीच में भी स्वर ने आकर व्यवधान उत्पन्न किया है, तो इन दोनों की भी संयोग संज्ञा नहीं होगी। किंतु यदि हम आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि त और म इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, अर्थात इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, तो ये जो त और म है इन दोनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही हम आगे देखते हैं तो म और या के बीच में भी कोई स्वर नहीं है, और स्वर न होने से इन दोनों के बीच में भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ है, तो त और म के समान ही म और या की भी संयोग संज्ञा हो जाती है। तो मित्रों हम लोगों ने संयोग संज्ञा के विषय में जाना। मित्रों अगली संज्ञा के विषय में जानते हैं। अगली जो संज्ञा है हमारी वो है संहिता संज्ञा, और इसका सूत्र जो है वो होता है मित्रों परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता। अगर मित्रों प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि परः सन्निकर्षः और बाद में इस चीज को आगे छोड़ दिया जाता है, तो आपको यहाँ संहिता शब्द भरना होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि संहिता संज्ञा किसकी होती है, तो मित्रों हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी संधियां होती हैं उनकी संहिता संज्ञा होती है। अब देखिए जैसे कि इसमें दिया गया है परः माने पश्चात में, जो हमारा बाद वाला वर्ड होता है या जो पश्चात में वर्ड होता है उसका सन्निकर्ष अर्थात अत्यंत निष्कर्ष अर्थात अत्यंत समीप होना ही संहिता कहलाती है। अर्थात जो दो वर्ण होते हैं चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उनकी अत्यंत निकटता ही मित्रों संहिता कहलाती है। आइए हम उसको एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं। जैसे हम किसी भी संधि का उदाहरण लेते हैं, हमने यहाँ मध्वरी शब्द लिया है, मध्वरी। अब हम इसका यदि संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिलता है मधु धन अरि, मधु धन अरि। अब इसको भी मित्रों जैसे लिखते हैं, इसका संधि विच्छेद करते समय जब हम इसका संधि करते हैं तो हम पाते हैं कि धा में जो ऊ लगा हुआ है उस ऊ को हम जब निकालते हैं, अर्थात हमने ऊ को धा से अलग किया और उसके बाद में यहाँ अरि आ गया, तो हमारा जो ऊ है और आ है इनके इन दोनों स्वरों के बीच अत्यंत निकटता आने से ही इस ऊ के स्थान पर वा का आदेश हुआ। इनका आदेश क्यों हुआ? क्योंकि ऊ और आ अत्यंत निकट आए हैं, इनके निकट आने से ही इनके बीच में संहिता संज्ञा होगी। तो यदि हम पाते हैं अगर शब्द आपको मध्वरी करके दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि मध्वरी में किन स्वरों या किन व्यंजनों की संहिता संज्ञा हुई है, तो मित्रों हम संधि विच्छेद करके सरलता से जान सकते हैं कि पर अर्थात जो हमारा अंतिम वर्ण है, पर वर्ण है, वो है ऊ और उसके पश्चात है अ। तो इन दोनों की निकटता आने से ही यहाँ पर संहिता संज्ञा होगी, अर्थात जो हमारे ऊ है और आ है इन दोनों की ही मित्रों संहिता संज्ञा होती है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम बाकी की और मुख्य संज्ञाओं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक किया कीजिए मित्रों, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।